हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 23 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर जब जनता बगावत करती है उसको जारी रखेंगे। अब तक इस चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि कैसे भारत की जनता है वो अंग्रेजी शासन से, कंपनी के शासन से परेशान थी, चाहे वो सैनिक हो, आम जन हो, किसान हो या फिर वो शासक वर्ग हो। और उसके कारण 1857 में बगावत हो जाती है। चारों तरफ बगावत की आग है वो फैल जाती है। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि इस बगावत के ऊपर कैसे कंपनी पलटवार करती है, यानी कैसे इस बगावत को काबू में लेती है और इस बगावत के बाद उनकी नीतियों में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी आसान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 23 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 23 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हमारा 5वां जो चैप्टर 5th चैप्टर है हिस्ट्री का, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 18 दिसंबर 2020। कंपनी का पलटवार। चारों तरफ बगावत फैल चुकी थी, चारों तरफ विद्रोह शुरू हो चुके थे। अब कंपनी की बारी थी। विद्रोह की उथल फुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दी, यानी 3 बड़ी योजना बनाई गई। पहला, और अधिक फौजी मंगवाए गए इंग्लैंड से। दूसरा, उन्होंने नए कानून बनाए ताकि विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जा सके। और तीसरा, उन्होंने एक एक करके जो मुख्य केंद्र थे वहां पर पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ चुकी थी, यानी कि कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि कंपनी को अंदेशा था कहीं दोबारा से उनके नेतृत्व में भारतीय इकट्ठे ना हो जाए, तो उनको उस कारावास के तहत रंगून भेज दिया जाता। रंगून जो म्यांमार की उस समय राजधानी थी। 1862 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से एक एक करके उन्होंने सभी केंद्र हैं वहाँ पर दोबारा कब्जा जमा लेती है अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी प्रशासन। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध लंबे समय तक करते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया। यानी एक एक करके जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, या तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया या युद्ध के दौरान ही उनको वीरगति प्राप्त हुई, वो शहीद हो गए या उनको मार दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगी। जैसे एक एक करके स्वतंत्रता सेनानी है वो हारने लगे, तो जो लोग थे जो साथ दे रहे थे वो भी पीछे हटने लगे। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने भी वफादार जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। यानी धीरे धीरे करके दोबारा से पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अब हमने देखा कि कैसे बगावत शुरू तो हुई, लेकिन 2 वर्ष से भी कम समय में सभी जो सिचुएशन थी उसको हैंडल कर लिया था, उसको कंट्रोल में कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने। अब एक चीज़ जो समझने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, वो ये कि ये विद्रोह था वो असफल क्यों रहा। कई सारे कारण थे इस विद्रोह की असफलता के। जैसे एकता नहीं थी सभी नेताओं में, एक उद्देश्य नहीं था, अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे, हथियारों की कमी थी, योजना नहीं थी, दूरदर्शिता नहीं थी, एक नेता नहीं था। तो इन सभी कारणों से हमें हार का सामना करना पड़ा। अब विद्रोह बगावत वो शांत हो चुके थे। अब विद्रोह के बाद के जो साल थे उसमें अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बहुत सारे बदलाव किए।
अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। लगभग 2 वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए, क्या क्या बदलाव किए? पहला कि ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, यानी कि कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब किसका शासन शुरू हो गया? ब्रिटेन का शासन। यानी भारत है पहले कंपनी का गुलाम था, ब्रिटेन जो है उसके अधीन आ चुके थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि एक स्पेशल मंत्री वहाँ पर होता था जिसको भारत मंत्री कहा जाता था। वो भारत के मामलों को देखता था, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मेवारी दी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो एक बड़ा बदलाव तो ये आया कि कंपनी का शासन अब खत्म हो चुका था, अब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरा जो बड़ा बदलाव आया इस बगावत के बाद वो था कि गवर्नर जनरल जिसको बोला जाता था उसको अब वायसराय का पद दे दिया गया, यानी कि उसको अब क्या कहा जाएगा? वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी अब कंपनी तो बीच में रही नहीं, तो वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? वहाँ के राजा या रानी के प्रतिनिधि थे। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। उसके बाद तीसरा जो था बदलाव किया अपनी नीति में कि उन्होंने देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूभाग पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उनको भरोसा दिया ताकि भविष्य में इस प्रकार का आंदोलन दोबारा ना हो। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंश जो यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई कि आप अपने जो दत्तक गोद लिए हुए बेटे हैं उनको भी अपना शासन सौंप सकते हो। हालांकि वो रहे तो नाम मात्र के राजा गए थे या शासक रह गए थे, लेकिन फिर भी उनको इतने में संतुष्टि थी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। इसके साथ साथ सेना में बदलाव किया गया, क्योंकि इस बार क्रांति थी, उसमें सेना का बड़ा योगदान रहा था। तो सेना में भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो कम और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले क्या था कि भारतीय सैनिक जहाँ ज़्यादा थे, जिस टुकड़ी में ज़्यादा थे, वहीं पर विद्रोह हुआ था। तब उन्होंने फैसला लिया कि यूरोपीय जो सिपाही हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय कहाँ से भर्ती करेंगे? गोरखा, सिख और पठान में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं, क्योंकि जिन इलाकों से या जिन समुदायों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस बगावत के दौरान, वहाँ से अधिक जो सैनिक थे वो भर्ती करने की योजना बनाएगी। या फिर उनको लगता था कि ये इलाके शांत है वहाँ से, या फिर उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर विद्रोह की संभावना कम है, वहाँ से इन सैनिकों को भर्ती किया गया था। और जहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिन सैनिकों ने भाग लिया था बढ़ चढ़कर, वहाँ पर भर्ती पर रोक लगा दी गई। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त कर ली, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लग गया। और उन्हें लगता था कि विद्रोह जो खड़ा हुआ था उसमें मुख्य भूमिका मुस्लिम समुदाय की है। अंग्रेजों ने साथ ही साथ एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यानी आगे से कोई नया कानून नहीं बनाएंगे कि जिससे भारतीय लोग हैं वो नाराज़ हों और हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए भी नीतियां बनाई गई। यानी पूरी तरीके से जो नीतियां थी वो बदल दी गई, क्योंकि उन्हें लगा कि हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना, अपने हित साधने है, हमें यहाँ का शोषण करना है, यहाँ के संसाधनों का दोहन करना है, तो हमें शांति से कर सकते हैं। बेफालतू के हम इस तरीके के कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि कैसे इस विद्रोह की ज्वाला को शांत किया गया, ये विद्रोह क्यों असफल रहा और इस बगावत के बाद अंग्रेजों की नीतियों में क्या क्या बदलाव आए। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया? तो 3 कदम उठाए थे। पहला, उन्होंने इंग्लैंड से और अधिक सेना मंगवाई।
दूसरा, विद्रोहियों को सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए। तीसरा, विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर पूरी ताकत के साथ धावा बोला गया और इससे धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह की ज्वाला को शांत कर दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि आरंभ के महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, क्यों ये कामयाब नहीं रहा, क्यों भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। तो इसका पहला कारण था कि एक उद्देश्य का ना होना। भारतीय लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उद्देश्य एक नहीं था। कोई अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रहा था, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने कुशासन से छीने हुए राज्य के लड़ रहा था, तो कोई लड़ रहा था अपनी प्रतिष्ठा के लिए। यानी कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था, कोई भी अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं लड़ रहा था। तो उद्देश्य एक नहीं था। जब उद्देश्य एक नहीं होता तो कामयाबी की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो था योग्य नेतृत्व का अभाव। नेता कौन थे? मुख्य जो नेता थे इस आंदोलन के वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर में नेतृत्व की योग्यता पहले से ही नहीं थी। दूसरा, उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी थी, इसके कारण वो नेतृत्व नहीं प्रदान कर सके, या फिर वो नीतियां नहीं बना पाए, या फिर वो जो जोश भरना चाहिए था नेताओं में, शासकों में, वो नहीं भर पाए। इससे भी ये विद्रोह कामयाब नहीं हुआ। तीसरा था कि योजना का ना होना, कि किसी प्रकार की कोई निश्चित योजना नहीं थी कि जैसे अगर अंग्रेजों या किसी केंद्र के ऊपर कब्जा कर लिया हमने, तो उसके बाद आगे क्या किया जाए। आगे कुछ नहीं, कोई योजना ही नहीं थी। तो इससे भी ये विद्रोह है वो असफल रहा। अनुभव की कमी, कि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो भाग ले रहे थे, जोश था, लेकिन अनुभव नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। इससे भी जो प्रदेश जीते गए थे वो वापस छीनते गए। चौथा था हथियारों की कमी। जो पांचवा था हथियारों की कमी, कि भारतीयों के पास हथियार कम थे और आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज जो सेना थी उसके पास आधुनिक हथियार थे। इससे भी उनकी जीत सुनिश्चित हुई। छठा था संसाधनों का अभाव। संसाधन मतलब धन की कमी थी। धन के साथ साथ परिवहन के साधन के ऊपर जो अधिकार था वो अंग्रेजों के पास था। वो आसानी से रेलगाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा पाए और इन विद्रोह को दबा पाए। भारतीयों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे। इससे भी ये विद्रोह असफल रहा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। उसके बाद तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ था, ये हमें बताना है। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले बात करेंगे बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में मार दिया गया। तांत्या टोपे को भी 1859 में पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी ऐसा ही कुछ किया गया था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया कि विद्रोह के बाद के जो सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई सारे बदलाव किए थे, वो हमें बताने। तो पहला, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत को ब्रिटिश सरकार ने सीधे अपने अधीन ले लिया। तीसरा बड़ा बदलाव था गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया, यानी अब गवर्नर जनरल नहीं रहा बल्कि वायसराय बन गया। चौथा था कि सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। और पांचवां बदलाव था अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों में दखल न देने का भी फैसला लिया। उन्हें लगता था कि इसके कारण भारतीय लोग उनसे नाराज हुए थे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे, कि वो बदलाव क्यों लेकर के आए थे। तो इसका पहला कारण था कि भविष्य में किसी भी विद्रोह की संभावना को कम करना चाहते थे ताकि भविष्य में कोई ऐसा विद्रोह ना हो। दूसरा, वो अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि कहीं अगर दोबारा विद्रोह हुआ तो ये भारत उनके हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना जरूरी समझा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले, कभी 1 दिन पहले अपडेट इसी चैनल के ऊपर कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वर्कशीट अपडेट की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, तो इसको लाइक और अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।